नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे शख्स को शायद आप नहीं पहचानते होंगे। इनका नाम है के.एस. ईश्वरप्पा। कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता हैं। 5 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 1 साल पहले तक कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। अब राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। ईश्वरप्पा के हाथों में मोबाइल फोन है। किसी से बात करते हुए बहुत खुश दिख रहे हैं। साथ में परिवार भी है। परिवार वाले भी फोन से आती आवाज को गौर से सुन रहे हैं। तस्वीर में आप भी देख रहे होंगे। फोन करने वाले की आवाज इस वीडियो में उतनी साफ तो नहीं है, लेकिन जितनी है उससे पता चल रहा है कि मोबाइल फोन पर दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं। अब पीएम मोदी ने इन साहब को क्यों फोन किया? यह संवाद मजबूरी है या जरूरी है? इसी को इस वीडियो के जरिए विस्तार से समझने की कोशिश करिए। मैं भी समझूं, आप भी समझिए और आपको पता चले कि चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी क्या क्या कर सकते हैं, किसको किसको फोन कर सकते हैं। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया है और ईश्वरप्पा से मोदी की बातचीत की जानकारी दी है। वीडियो में हुई बातचीत के बारे में बताने से पहले मैं ब्रीफ में बता दूं कि 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है। बीजेपी की जान वहां फंसी है, अटकी है। सत्ता में वापसी के आसार कम नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर समेत कई नेता बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। बीजेपी नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकती दिख रही है। अब आखिरी भरोसा मोदी के नाम का है। कहते हैं ना, बीजेपी में मोदी नाम केवलम। इसलिए मोदी की रैलियों की झड़ी लगने वाली है। 20 रैलियां होने वाली है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी का ईश्वरप्पा जैसे नेता को फोन करना बहुत मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है क्योंकि ईश्वरप्पा वो शख्स हैं जिन पर ठेके में 40% तक कमीशन खाने के गंभीर आरोप किसी और ने नहीं, बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता और ठेकेदार संतोष पाटिल ने लगाए थे। न सिर्फ आरोप लगाए थे, बल्कि संतोष पाटिल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा की कमीशन खोरी की जानकारी दी थी। यह चिट्ठी संतोष पाटिल ने पीएम मोदी को 11 मार्च 2022 को लिखी थी और करीब 1 महीने बाद, पीएम को चिट्ठी लिखने के 1 महीने बाद 12 अप्रैल को संतोष पाटिल ने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप मैसेज पर यह लिखकर जान दे दी कि ईश्वरप्पा मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर यह कदम उठाने का मन बनाया है। मेरी पीएम, सीएम और येदियुरप्पा से गुजारिश है कि वो मेरे परिवार का ख्याल रखें। मतलब कर्नाटक सरकार के जिस मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे, जिनका नाम लिखकर कोई अपनी जान दे दे, जिस मंत्री को कमीशन खोरी के लिए जिम्मेदार ठहराकर संतोष पाटिल ने जान दे दी, जिस मंत्री को इन आरोपों के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी, उसी पूर्व मंत्री को खुद पीएम मोदी अगर फोन करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। वो पूर्व मंत्री धन्यवाद सर उस वीडियो में कहते नजर तो आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की गर्दन कैसे फंसी है। पूरी बात विस्तार से बताने से पहले अब जरा इस वीडियो से आती आवाजों को गौर से आप सुनिए। बहुत अच्छा हो गया सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। श्योर। धन्यवाद सर। मेरा जैसे ये वीडियो लगभग 34 सेकंड। पीएम मोदी उधर से क्या बोल रहे हैं, बहुत साफ आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन एनडीटीवी के मुताबिक उन्होंने कहा कि आपने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है, प्रूव किया है। मैं आपसे बहुत खुश हूं, इसलिए मैंने आपसे बात करने का फैसला किया। यह पीएम मोदी कह रहे हैं, ईश्वरप्पा से कह रहे हैं। ईश्वरप्पा जो कह रहे हैं वो तो सुनाई दे रहा वीडियो में। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी ने ईश्वरप्पा से पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा और उनके कमिटमेंट की भी तारीफ की। जवाब में ईश्वरप्पा ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा सर, जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, धन्यवाद सर। ईश्वरप्पा कह रहे हैं, वही ईश्वरप्पा
जिन पर 40% कमीशनखोरी के आरोप लगे, जिन्हें कुर्सी कमानी पड़ी, वो ईश्वरप्पा पीएम मोदी को कह रहे हैं, आपका आशीर्वाद है सर, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता से ऐसा बातचीत करना हमें बहुत खुशी है सर, हम जीतेंगे साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए साहब, हम सब बहुत खुश हैं साहब, ईश्वरप्पा कह रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे फोन करेंगे, उनके फोन कॉल ने मुझे प्रेरित किया है। हम शिवमोगा शहर में चुनाव जीतेंगे, हम कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, यह ईश्वरप्पा ने मोदी जी के फोन के बाद कहा है। ईश्वरप्पा वो शख्स है जिन पर कमीशनखोरी के आरोप लगने और फिर संतोष पाटिल नाम के ठेकेदार के जान देने के बाद बीजेपी सरकार की बहुत फजीहत हुई। बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार कहा जाने लगा। यह मामूली बात नहीं थी। पार्टी से जुड़ा कोई शख्स अपनी पार्टी के मंत्री पर कमीशन लेकर ठेके देने का आरोप लगाए, पीएम मोदी तक को चिट्ठी लिखकर पूरी जानकारी दे दे। चिट्ठी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। फिर करोड़ों का काम कराने के बाद बिल नहीं भुगतान करने का आरोप लगाए। अप्रैल 2022 को दुनिया से चला जाए, दोस्तों को व्हाट्सएप संदेश भेजकर इतना बवाल मचे कि मंत्री को 3 दिन में पद छोड़ना पड़ जाए, और आज उसी बेईमान और करप्ट और कमीशनखोर के तौर पर कुख्यात नेता को मोदी जी फोन करते हैं और उनके कमिटमेंट की तारीफ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? वजह यह है कि कर्नाटक में बीते कुछ महीनों से बीजेपी की हालत खराब है। तमाम सर्वे बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। विरोध और बगावत के स्वर ने मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की नींद हराम कर रखी है। ऐसे में पार्टी अब कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी के लिए बदनाम ईश्वरप्पा जैसे नेता की नाराजगी मोल लेने को तैयार नहीं है। कर्नाटक के शिवमोगा से 5 बार के विधायक ईश्वरप्पा को जब लगा कि इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी, तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अपनी सीट के लिए अपने बेटे की दावेदारी ठोक दी। बीजेपी ने ईश्वरप्पा के बेटे ई कंतेश को टिकट न देकर और वहीं से चन्ना बासप्पा नाम के एक उम्मीदवार को टिकट दे दिया। लेकिन डर बीजेपी में था और है कि कहीं ईश्वरप्पा पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल न हो जाए, स्थानीय स्तर पर उनका कुछ असर है, नुकसान न कर दें। जानकारी सीधे पीएम मोदी को दी गई होगी। बताया गया होगा कि सर जी एक एक सीट पर जोर लगाना जरूरी है, या पीएम मोदी ने जानने की कोशिश की होगी क्या हाल है, तो पता चला होगा इस बार नैया डूब सकती है अगर एक एक सीट को जोड़ घटाव करें। नहीं तो मोदी जी को तो आप जानते हैं, तब भी हिमाचल चुनाव के वक्त कृपाल परमार नाम के एक बागी उम्मीदवार को खुद पीएम मोदी ने फोन किया था और उन्हें अपने एहसानों की याद दिलाते हुए चुनाव न लड़ने का आदेश दिया था। यह अलग बात है कि कृपाल परमार नहीं माने थे, हालांकि वो हार भी गए, लेकिन बीजेपी भी हारी। मोदी को तब अंदाजा लग गया होगा कि हिमाचल में पार्टी की जीत बहुत मुश्किल है, तभी एक एक सीट का हिसाब लगाकर उनसे फोन करवाया गया होगा, या मोदी जी ने हिसाब लिया होगा और फोन किया होगा। वो वीडियो मैंने तब विस्तार से बनाया और बताया था। यही हाल अभी बीजेपी का कर्नाटक में है। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। लोग कह सकते हैं कि मोदी पीएम होते हुए भी किस हद तक चुनावी रणनीति में इन्वॉल्व रहते हैं। यह विरोधियों को सीखने और देखने की बात है। एक एक सीट पर नजर रखते हैं, फोन करते हैं, लेकिन किसको फोन करते हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ईश्वरप्पा के साथ मोदी की इस बातचीत के बाद कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। सवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में डूबे ईश्वरप्पा जैसे नेता को मोदी के फोन करने पर उठना लाजमी भी है। जिस नेता पर ऐसे आरोप लगाकर कोई अपनी जान दे चुका हो, जिस नेता की वजह से पूरी पार्टी बदनाम हो, सरकार बदनाम हो, उसे मोदी खुद फोन कर रहे हैं। अब जरा सुनिए कांग्रेस नेता इस मामले में क्या कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री कर्नाटक के ईश्वरप्पा को फोन किया। ईश्वरप्पा जी का टिकट कट गया, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, और उनको हिदायत दी कि वो विद्रोह ना करें, वो बागी ना हो, और उनसे ये भी कहा कि बाकी लोगों को विद्रोह करने से रोके, पार्टी में ही रोक कर रखे, क्योंकि भाजपा में तो ऐसी भगदड़ मची हुई है कि पलायन जबरदस्त होता जा रहा है। 40 से ज्यादा तो बागी कैंडिडेट है। ईश्वरप्पा जी प्यार से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री से। टिकट कट जाने के बाद भी उनके घर के लोग आसपास थे, और सही बात है, प्रधानमंत्री से बात करना बड़ी बात होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही ईश्वरप्पा जी हैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और इनके खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद खुदकुशी कर ली, कमीशन खोरी का आरोप लगाकर 40%।
ड्यूटी है ना साहब। हाँ बहुत अच्छा हो गया साहब, डेफिनेटली हम जीतेंगे सब। आदरणीय साथी, सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री किससे बात करते हैं। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज एक नैतिक जघन्य अपराध किया है। नैतिक तौर से प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिस है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आज अलेज्ड जो करप्शन है, 40% कमीशन है, उसको कंडोन कर दिया है, उसके लिए माफीनामा लिख दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आज 40% कमीशन भाजपा सरकार के व्यवहार पर, चरित्र पर, कार्यकुशलता पर, जो उनकी 40% कमीशन की कार्यकुशलता है, बदनामी है, उस पर मोहर लगा दी है। पीएम मोदी फोन करें किसी को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसको फोन कर रहे हैं? कर्नाटक सरकार को विपक्ष 40% कमीशन वाली सरकार घोषित कर चुका है। और किसकी वजह से, कैसे मंत्रियों की वजह से, इसकी कहानी मीडिया में अक्सर आती रहती है। यही विपक्ष आज आरोप लगा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का फोन करना ईश्वरप्पा को इस बात की तस्दीक नहीं करता कि फर्क नहीं पड़ता कि किस पर क्या आरोप लगे हों, फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर आरोप लगाकर किसी ने जान दे दी हो, फर्क नहीं पड़ता कि किसी के करप्शन की कहानियां कर्नाटक की जनता गांव-गांव, शहर-शहर में चर्चा करती हो, जिस पर चर्चा करती हो, फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के लिए वो सीट इतना, हर एक सीट मायने रखती है कि वो फोन करते हैं किसी को। मोदी जी के लिए संतोष पाटिल का इस दुनिया से चला जाना शायद उतना मायने नहीं रखता जितना ईश्वरप्पा की बगावत रखती है। बीजेपी पर यही आरोप कांग्रेस के नेता आज लगा रहे हैं। मैं विस्तार से देख रहा था, जरा भास्कर में भी एक विस्तार से रिपोर्ट है कि कर्नाटक में करप्शन को लेकर और ख़ास तौर से ठेकेदारी में करप्शन को लेकर बहुत सारे जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, तमाम लोगों के समय समय पर बीते 1-1.5 साल से बहुत बयान है। प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। जैसे डी केम्पन्ना हैं, उनकी चिट्ठी है जो उन्होंने कहा, उनका एक बयान है, जो प्रेसिडेंट है कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के, कि हम प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमारे 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बीते 3 साल में उनके 25,000 करोड़ अटके हैं। 18 जनवरी को हम बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी में तय किया जाएगा आंदोलन कैसे बढ़ाना है। ये जनवरी के पहले का बयान है, मतलब 3.5 महीने पहले का। इसी में किसी और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के एक वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान है, मंजूनाथ का। भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ, अक्षय वाजपेयी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है, भास्कर में छपी है 18 जनवरी 2023 को। मंजूनाथ ने आरोप लगाया कि उन्होंने चित्रदुर्ग से बीजेपी विधायक टिप्पा रेड्डी को 90 लाख रिश्वत दी है। मंजूनाथ ने बताया, हमारे इलाके में करप्शन की शुरुआत टिप्पा रेड्डी से हुई। हमारे पास ऑडियो और व्हाट्सएप हिस्ट्री है। पूरे कर्नाटक में, देश में, पूरा कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बन गया है। इसी तरह से एक वीके पाटिल जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने जान दी, संतोष पाटिल जो हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े थे, उनके भाई से भी बात हुई है। उनका भी कहना है पुलिस की जांच में बहुत खामियां हैं और किस तरह से संतोष पाटिल ने अपनी जान दी। उसके बाद संतोष पाटिल के हवाले से कुछ जानकारियां हैं कि कैसे करप्शन के लिए या कमीशन के लिए पैसे लिए जाते हैं। और कर्नाटक में बीते 1 साल में संतोष पाटिल समेत 3 कॉन्ट्रैक्टर अपनी जान दे चुके हैं। पिछले महीने ही TN प्रसाद नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने जान दी। उन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 16 करोड़ रुपए की स्कीम पर काम करना था। इस मामले में पुलिस केस दर्ज हो चुका है। इस तरह की खबरें कर्नाटक से कई बार आ चुकी है। और कर्नाटक वो राज्य है जहां बीजेपी की सरकारें भी जब रही है तब तक करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। येदुरप्पा पर भी लगे थे। येदुरप्पा से एक समय बीजेपी ने भी पिन छुड़ा लिया था। और रेड्डी ब्रदर्स, जिनकी कहानियां कुख्यात है, जनार्दन रेड्डी, उनके भाई, खनन माफिया, माइनिंग माफिया, हजारों करोड़ का साम्राज्य माइनिंग के जरिए, सत्ता में बैठ के जरिए बनाई। और ये बीजेपी राज में लगातार जब बीजेपी सरकार में रही है तब भी आरोप लगे। लेकिन चूंकि बीजेपी साफ सुथरी पार्टी की इमेज मोदी जी बनाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय चैनलों पर कर्नाटक के करप्शन की वैसी चर्चा नहीं होती। लेकिन आज सवाल प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के, इस संवाद के जरिए उठ रहे हैं। इस बीच हुआ यह है
कि चूंकि कर्नाटक में बहुत सारे लोग छोड़ के गए बीजेपी और चुनाव में वक्त कम है, 10 मार्च को चुनाव है, 10 मई को माफ करें चुनाव है, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे, तो आज से देखें तो मोटे तौर पर 17-16 दिन बच गए चुनाव प्रचार के। प्रधानमंत्री पूरी ताकत झोंकने वाले 20 रैलियां हैं जो खबर देख रहा हूं। नड्डा का एक भाषण है, उस भाषण का एक टुकड़ा वायरल हो रहा है जिसमें जेपी नड्डा कह रहे मोदी का आशीर्वाद, जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कहीं कर्नाटक वंचित न रह जाए, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको कमल को जिताना है, कर्नाटक के विकास को बढ़ाना है। अब इससे लोग ये कह रहे हैं कि आप ये धमका रहे हैं कर्नाटक के लोगों को कि मोदी जी के आशीर्वाद से आप वंचित न रह जाए। किस आशीर्वाद की बात कर रहे हैं? सरकार की योजनाएं, कुछ राहत के पैकेज, या क्या? कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार क्या मोदी जी अपनी जेब से देते हैं कि उससे वंचित रह जाएंगे? क्या कहना चाह रहे हैं नड्डा जी बताएंगे, लेकिन ये इसी तरह से लिया जा रहा है कि एक तरह से चेतावनी और धमकी दे रहे हैं नड्डा। ये अलग बात है। इस बीच बहुत सारे लोगों का छोड़ना, जिसमें लक्ष्मण साउदी जो डिप्टी सीएम रहे हैं, डीपी नारीवोल, एमपी कुमारस्वामी, रामप्पा लवानी, मौजूदा विधायक गुलीहट्टी शेखर, मौजूदा एमएलसी शंकर आर, वर्तमान मंत्री आर.एस. अंगारा, एक येदुरप्पा के करीबी डॉक्टर विश्वनाथ, ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है जिससे बीजेपी में और बीजेपी के नेताओं में बेचैनी है। और कर्नाटक चुनाव बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि 13 मई के नतीजे से बहुत कुछ अगले 1 साल या 11 महीने की राजनीति की दिशा तय होगी। कर्नाटक दक्षिण का बड़ा राज्य, कर्नाटक वो द्वार, वो दरवाजा जहां बीजेपी में ने जिसके जरिए दक्षिण में पांव जमाए। हालांकि कर्नाटक में कैसे सत्ता हासिल की, पिछले चुनाव में कैसे सरकार बनी, उस सरकार को गिराई गई, बीजेपी ने इस्तीफे दिलवाए और दांव पेच करके सरकार बनी येदुरप्पा, और फिर बाद में येदुरप्पा को भी हटना पड़ा। उस कहानी के विस्तार में फिलहाल नहीं जा रहा हूं। साम दाम दंड भेद हर तरह के हथियार अख्तियार किए, आजमाए बीजेपी ने, और कर्नाटक में चुनाव में भले न जीती हो बीजेपी, बहुमत न मिला हो बीजेपी को, लेकिन उसके बाद बीजेपी सत्ता में कर्नाटक में आ गई। अब सवाल उठता है बीजेपी के सामने 224 सीटों वाली विधानसभा में इस बार बीजेपी का संघर्ष है कि कैसे उसे बहुमत आए। और कर्नाटक का चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगले साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, साल के आखिर में 3 राज्यों में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है, लेकिन कर्नाटक एक बड़ा चुनाव जहां से एक संदेश हो सकता है, क्योंकि ये वो राज्य है कि अगर बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, अगर वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, जैसा बहुत सारे सर्वे कर रहे हैं, अगर वहां मोदी को शिकस्त खानी पड़ी और इस तरह के वोट और इस तरह के फोन करने के बाद भी, तो एक बड़ा संदेश जाएगा। विपक्षी एकता की नई पटकथा लिखी जा सकती है। विपक्षी दलों में जो अलग अलग खेमेबंदी है, उस खेमेबंदी में भी एकजुटता की एक नई पटकथा दिख सकती है। बहुत कुछ दिख सकता है कर्नाटक के नतीजों से। दूसरा पहलू भी है, कर्नाटक में अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी एक बार फिर बम बम होगी, सवाल कांग्रेस पर उठेंगे, कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य पर उठेंगे, और विपक्ष की एकजुटता को भी चोट लगेगी अगर कर्नाटक में बीजेपी जीत गई तो हर मायने से कर्नाटक बहुत अहम है। और इसको मोदी जी से ज्यादा कौन समझता है? नहीं समझा होता तो ईश्वरप्पा को फोन करके मोदी जी शुक्रिया अदा नहीं की होती मोदी जी ने कि आपने बगावत नहीं की, बहुत बड़ा एहसान किया है मोदी जी पर। बहरहाल ईश्वरप्पा जैसे नेता को फोन करना मोदी जी की तरफ से, क्या कर्नाटक की जनता इसे सकारात्मक लेगी, ये हमें देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर करें। मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।